तो हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जहां पर आप सीखेंगे क्लास 10th के मैथ्स और साइंस को बहुत अच्छे तरीके से। यहां पर आप क्लास 10th आगामी 2027 के लिए फुल्ली प्रिपेयर होने वाले हैं। तो आप सभी रेडी है ना? चलिए हम आज आज से शुरू करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हम सबसे पहले अपने बेसिक्स को कंप्लीट करेंगे, जिसके बाद हमको इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम बेसिक को कंप्लीट करेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि संख्या क्या होती है। संख्या, देखिए संख्या का निर्माण अंकों से होता है। अंक कितने हैं? तो अंक पूरे 10 हैं। अंक पूरे 10 कौन कौन है? तो अंक 10 हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पूरे 10 अंक है। कितने अंक होते हैं? 10। इन 10 अंकों के से ही मिलकर संख्या बनती है। और बात किया जाए कोई संख्या, जैसे हमको बनाना है 972, तो इसमें 9 जो आया है इसी से लिया गया है, 7 जो आया है इसी से लिया गया है, 2 जो आया है इसी से लिया है। तो कोई भी दुनिया का जो संख्या बनता है वो अंकों की मदद से बनता है। और अंक कितने होते हैं? 10। ये याद रहेंगे आपको, ये शायद आपको पता होगा। चलिए बात करते हैं आगे। आगे हम जानते हैं कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। संख्या जी है 2 भागों में बटे हुए। संख्या जी 2 भागों में बटे हुए कौन कौन? एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक मतलब असली वाला, तो काल्पनिक मतलब नकली, इसको हम जान में नहीं करते। तो वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या वैसी संख्या, वास्तविक संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जैसी बात की जाए तो -1, 1/4, √5, 1.32, डॉट डॉट, ये सभी वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या वैसी संख्या जिनको हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते। इनमें कौन से आते हैं? तो जैसे √5, √-4, √-5, √-1, जिसको हम लोग आयोटा भी पढ़ते हैं। आयोटा क्या पढ़ते हैं? आयोटा। आगे चल के आप हायर ग्रेजुएशन में जाएंगे तो इस आयोटा के बारे में जानेंगे। चलिए बात करें संख्या, वास्तविक संख्या के बारे में जान गए, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद एगो बेटा, एगो बाप था, उसके 2 बेटे, फिर इस बेटे के भी 2 बेटे। हमारे सिलेबस में इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है ज़्यादा, हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या फिर आगे चल के 2 भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन से 2 भागों में बढ़ जाता है? एक भाग इसका बन जाता है परिमेय संख्या का, और एक बन जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या फिर से दोहरा रहे हैं। संख्या पप्पा जी थे, संख्या के 2 बेटे हुए, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के फिर 2 बेटे हुए, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां P और Q कोई भी पूर्णांक है। परिमेय संख्या क्या परिभाषा कहते हैं? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां Q
नॉट इक्वल टू 0 हो। इसका क्या अर्थ होता है? इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है जैसे P और Q कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं। P भी एक पूर्णांक होगी और Q भी एक पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है वो अभी थोड़ा देर में आगे पता करेंगे, हम लोग जानेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। कोई भी नंबर माइनस प्लस सब P बटा Q के रूप में जो लिखा जा सकता है वो सब क्या हो जाती है? परिमेय संख्या हो जाती है। पता चल रहा है? परिमेय संख्या। जैसे अगर बात किया जाए कि 2/3 ये भी एक परिमेय संख्या है। -3/4 ये भी एक परिमेय संख्या है। 1 ये भी एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि हम 1 को लिख सकते हैं 1/1। अब सबसे बड़ा बच्चा का डाउट होता है सर 0 क्या परिमेय संख्या है? तो 0, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि हम 0 को लिख सकते हैं 0/1, जहां पर 0 P है, Q 1 है। यहाँ पर परिभाषा के अनुसार Q नहीं होना चाहिए 0, Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अर्थात अगर हम किसी नंबर में 0 से भाग देंगे तो उसका आंसर हो जाता है CND, कैन नॉट डिफाइन। इसका अर्थ होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित। इनफाइनाइट का साइन आ जाता है, इनफाइनाइट। समझ रहे होंगे आप? समझ रहे होंगे? इतना क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। तो अभी तक हम लोगों को क्या जाना है कि संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। फिर वास्तविक संख्या कितने भागों में बढ़ती है? 2 भागों में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q नहीं बराबर होना चाहिए 0 के। जैसे 2/3, 1/3, 1, -3/4, कोई भी पूर्णांक। P और Q क्या है? कोई भी पूर्णांक है, लेकिन Q नहीं होना चाहिए 0 के। Q अगर 0 हो जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा? अपरिभाषित, जिसका अनंत आंसर आ जाता है, जिसका हम निकाले नहीं जा सकता। फिर बात किया जाए अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो P बाई Q के रूप में न लिखा जा सके, वैसी संख्या जो P बाई Q के रूप में न लिखा जा सके, न लिखा जा सके। ऐसे बात करेंगे हम √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √2 का आप निकालने जाएगा तो 1.414 करते बढ़ते जाएगा। ये अशांत है। अशांत दशमलव क्या होता है? अशांत दशमलव अपरिमेय संख्या में हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9th में। इसके बारे में भी हम जानकारी आपको देंगे। और आप क्लास 9th का भी भूल चुके हैं तो मैं आपके बेसिक से उठाकर आपको हीरो बनाने का काम करूंगा। 0 टू हीरो का काम मैं करूंगा। यहाँ पर √2, √3 ये सब क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है आपको? शायद क्लियर होगा। चलिए आप आगे पढ़ते हैं। फिर आगे चल के परिमेय संख्या भी बढ़ जाता है। परिमेय संख्या भी आगे चल के फिर बढ़ जाता है। परिमेय संख्या भी आगे चल के फिर बढ़ जाता है। परिमेय संख्या कितने भागों में आगे चल के बढ़ जाता है? तो 2 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक पूर्णांक में और एक भिन्न में। एक पूर्णांक में और एक भिन्न में बढ़ जाता है। पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ऋणात्मक, जिसको हम लोग नेगेटिव बोलेंगे, और एक धनात्मक, जिसको हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे। हम कोई भी संख्या नेगेटिव भी होता है और वही संख्या पॉजिटिव भी होता है। आप ये सोचते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो नहीं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं। एक संख्या रेखा होती है जहां पर 0 के लेफ्ट साइड समझ रहे हो, उस साइड
बाया साइड सब नंबर नेगेटिव होता है, अपरिभाषित अनंत तक। और इसके दाया साइड सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, माफ कीजिएगा, सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक। जीरो तराजू में, तराजू देखें, तराजू में जो काठी लेखा निकला रहता है कील जैसा, वो क्या दिखाता है कि किधर भार ज्यादा है, या बराबर हो जाता है एकदम सीधा खड़ा हो जाता है, जिधर भार ज्यादा उधर झुक जाता है, तो वहीं पर वही काम, वो काम जीरो नहीं करेगा, लेकिन जीरो इस बीच का काम करेगा। न जीरो इसके साथ है, न जीरो इसके साथ है, यानी जीरो के जो भी दाया साइड होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा, और जीरो के जो भी बाया साइड होगा वो नेगेटिव नंबर होगा। जीरो के दाया साइड अगर हम बढ़ते जाएं तो ये अनंत तक बढ़ती चली जाएंगे, अनंत तक बढ़े, बाया साइड भी बढ़ते जाए तो ये भी अनंत तक बढ़ती चल जाएगी, बट दोनों में डिफरेंस है। इधर जो सबसे छोटी संख्या है वो छोटी ही रहेगी, जैसे 1 और 2 में हम पूछे तो कौन छोटी संख्या है, तो 1 छोटी, लेकिन वही नेगेटिव में उल्टा हो जाता है। नेगेटिव में उल्टा हो जाता है मतलब अगर हम पूछे कि -1 और -2 में कौन बड़ा है, तो -1 बड़ा है, -1 बड़ा है। इतना बेसिक पता होगा, इतना पता होगा। चलिए आगे हम लोग और जानते हैं। अब कहिएगा सर जीरो क्या है, जीरो क्या पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है? जीरो कांटा की तरह काम कर रहा है, एकदम बीच में खड़ा है, न वो पॉजिटिव है न वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि जितना नंबर इधर इनफाइनाइट तक है उतना ही नंबर इधर इनफाइनाइट तक है। तो जीरो न तो नेगेटिव है, न धनात्मक है, न ऋणात्मक है। बात क्लियर? ये पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है, न तो धनात्मक पूर्णांक है, न तो धनात्मक पूर्णांक है, और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। आपको समझ में आ रहा होगा? समझ गए? परिमेय संख्या के 2 भाग हुए, पूर्णांक और भिन्न। फिर पूर्णांक के 2 भाग होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। ऋणात्मक संख्याएं जीरो के जो भी बाएं संख्या रेखा पर जीरो के जो भी बाएं तरफ संख्याएं होती है वो ऋणात्मक होती है, और जीरो के जो भी दाएं तरफ संख्याएं होती है वो धनात्मक होती है। अगर बात की जाए सबसे बात किया जाए कि कोई पूछेगा कि सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बताइए, सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या से बताइए, तो मेरे बच्चों आप कहिएगा कि ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गिनती अनंत तक बढ़ती है, गिनती कभी भी रुकता नहीं है। आप सोचते होंगे सर हम लोग को तो 100 तक गिनती सिखाया गया है, 100 तक गिनती रुक जाए, नहीं, गिनतियां नहीं रुकती हैं, गिनती अनंत तक बढ़ती है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। पूर्णांक, अभी हम लोग चर्चा करेंगे पूर्णांक। पूर्णांक में 2 टाइप हो जाते हैं आगे चल के। पूर्णांक में तो आप पढ़े कि एक हो जाता है ऋणात्मक और एक हो जाता है धनात्मक, एक हो जाता है धनात्मक। फिर अगर धनात्मक की बात करें तो धनात्मक के भी 2 धनात्मक पूर्णांक, और बीच में आ जाता है एक जीरो, बीच में क्या आ जाता है? जीरो। अब हम आगे बात करते हैं अपने नंबर सिस्टम में, जो इम्पोर्टेंट आप बच्चे से पढ़ते हुए क्लास 6, 7, 8 या बच्चे से 3, 4 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उन चीज़ों को अब जानेंगे हम बेसिक में। पहले पूर्णांक की बात की जाए तो जीरो और धनात्मक नंबर को मिला के एक संख्या बनती है, वो कहलाती है पूर्ण संख्या। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अर्थात वैसी संख्या है जो जीरो से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या वैसी संख्या है जो जीरो से प्रारंभ
होकर अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती। देखिए ये सब डिफिनीशन आपको रट्टा नहीं मारना है, समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर रट्टा मार के आप काम नहीं चला सकते। आपको कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानना पड़ेगा, जिससे आपके आप मुश्किल से मुश्किल सवाल को तुरंत हल कर पाए। बात क्लियर समझ रहे हैं? इसका क्या अर्थ है? जैसे हम जीरो से स्टार्ट, तो जीरो से स्टार्ट है, जीरो धनात्मक की बात है, यानी नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे। तो जीरो के बाद हम 1 2 3 करते करते अनंत तक, ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या कहला रहे। आई होप आपको क्लियर होगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है। अब बात किया जाए तो पूर्ण संख्या, अगर पूर्ण संख्या में से हम जीरो को हटा दें, जीरो को हटा दें, हम जीरो को अलग कर दें, जीरो को अगर अलग कर दिया जाए तो बच जाएगा, जीरो को छोड़कर जो संख्या कहलाएंगी वो प्राकृत संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हो जाएंगी। प्राकृत संख्या का परिभाषा क्या होता है? आप लोग गिनती जो पढ़ते हैं, गिनतियां जो चालू करते हैं 1 से 100 तक, जो बच्चा में सिखाया जाता है, उसके बाद तक की जो भी गिनतियां होती है 1 से जो स्टार्ट होती हैं वो प्राकृत संख्या कहलाती हैं। वैसे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर जैसे पूर्ण संख्या में क्या था कि हम जीरो लेते थे, इसमें जीरो को हटाने की बात की गई है, जीरो को हटाने, शून्य को हटाने की बात की गई है। शून्य को हम हटा देते हैं, तो शून्य को अगर हम हटा दें तो पहले शून्य से स्टार्ट होता था, अब कहाँ से 1 2 3 करते करते ये भी आ पड़ा। इसमें नोट करने वाला बात एक है, ये है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है, क्योंकि सबसे पहले कौन आ रहा है? 1। और सबसे बड़ी की बात की जाए तो अनंत, यानी पता नहीं है, सबसे बड़ी का पता ही नहीं। माफ कीजिएगा, एक पॉइंट हम आपको नहीं लिखना है। पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। क्या है? 0 है। वो समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये सब बेसिक चल रहा है आपका, ये आपको क्लास 9 से पहले पढ़ने थे, क्लास 10 के पहले। हम आपको बेसिक कंप्लीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम एकाएक हाई लेवल का आपको पढ़ाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आई होप कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन मुझे उस कमजोर से कमजोर बच्चा को लेकर चलना है जो अभी सही से कहे तो सही से कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रहा। उस कमजोर से कमजोर बच्चा को उठा के ले चलना है। तो मेरा टारगेट है कमजोर को भी तेज बनाने का। ठीक, कुछ बच्चों को ये पता होगा, सर को लग रहा, उनको लग रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, सब हमको आता है। क्लास 10 का सिलेबस थोड़ी ना, क्लास 10 का सिलेबस नहीं, लेकिन आप ये नहीं जानेंगे तो आपको ये चैप्टर ही नहीं समझ में आएगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक है। पहले बेसिक कंप्लीट करेंगे हम लोग, तब मिडिल लेवल का सवाल करेंगे, तब मीडियम लेवल का सवाल करेंगे, तब हार्ड लेवल तक के सवाल करेंगे। वैसे सवाल करेंगे जो 5-5 नंबर, 2-2 नंबर। हम क्या कौन कौन सवाल करेंगे? ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, हम आपको बता दें, हम ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, 2 मार्क्स क्वेश्चन भी करेंगे और 5 मार्क्स क्वेश्चन भी करेंगे। ऑब्जेक्टिव को कैसे चुटकी बजाते हुए हल करना है ये भी हम सीखेंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे कितने लाइन तक लिखना है, कितने पेज, आधा पेज लिखना है कि फुल पेज लिखना है, ये सीखेंगे। कैसे लिखना है ये भी सीखेंगे। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन को भी हम लोग सीखेंगे कैसे हल करते हैं। ठीक, तो आप लोगों को चिंता लेने की जरूरत, सारा कंप्लीट हम करवाएंगे, इसी चैनल पर होगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। अब बात की जाए प्राकृत संख्या, तो अब हम लोग को यहाँ से और कुछ जानना जरूरी है, तो आज हम जानेंगे। आज हम लोग का क्लास इसी के ऊपर होगा, संख्याओं के बारे में आज हम लोग जानेंगे। अब संख्या में आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लोग बढ़ेंगे प्राकृत संख्या के टाइप की ओर,
क्योंकि अब यहाँ तक क्लियर है कि प्राकृत संख्या गिनती की संख्या। ये भी कह सकते हैं कि अगर गिनती की संख्या में 0 लगा दे तो पूर्ण संख्या बन जाती है, गिनती की संख्या में 0 लगा दे तो पूर्ण संख्या बन जाती है। अब आगे बात करते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या की बात की जाए तो प्राकृत संख्या आगे चल के बढ़ जाती है। प्राकृत संख्या आगे चल के बढ़ जाती है भाज्य, अभाज्य, भाज्य, अभाज्य और एक में। किसमें? एक में। किसमें बढ़ जाती है मेरे भाई? एक में बढ़ जाती है। एक क्या? एक यहाँ क्यों लिखे वो आपको थोड़ा देर में पता चल जाएगा, एक क्यों लिखे। भाज्य क्या होते हैं? भाज्य संख्या क्या होती है? बात किया जाए तो भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या का आप अगर परिभाषा जानना चाहें तो भाज्य संख्या वैसी संख्या को कही जाती है जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हो। एक और अन्य को छोड़कर किसी और संख्या से भी विभाजित होती हो। वैसी संख्याएं जो, माफ कीजिएगा, वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं मतलब खुद, स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भी विभाजित होती हो। वैसी संख्या है जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हो। और अभाज्य संख्या किन संख्याओं को कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ये होती है। इसका अभाज्य होती है, अभाज्य नहीं होती है। अभाज्य नहीं होती है, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य नहीं, विभाज्य नहीं होती है। चलिए गिनती चालू करते हैं हम लोग। गिनती एक से चालू होता है। हम बताएं कि प्राकृत संख्या को दो भागों में बांटा गया, तीन भागों में बांटा है। भाज्य संख्या एक, इसको एकांक भी बोलते हैं, इंग्लिश में यूनिटी बोलते हैं, एकांक। और अभाज्य संख्या। गिनती कहाँ से, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से। एक से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार चलती जाएंगी। यहाँ पर एक की बात की जाए तो एक न तो प्राकृत संख्या, न तो सॉरी माफ कीजिएगा, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, तो एक को लेना ही नहीं। देखिए दो को तोड़ के देखते हैं। दो किसके किसके पहाड़ा में आता है? दो एक के पहाड़ा में आएगा और दो के पहाड़े में। एक दो एक से लगा, एक से तो सारी संख्या लगेगी, ये तो बात आपको समझ में आता होगा। एक से तो सब संख्या लगेगी। और किससे लगा? फिर अपने से लगा। तो परिभाषा क्या है? वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हो। तो किसी और संख्या से विभाजित हुई तो दो क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। दो क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? दो। फिर अगर तीन को लिया जाए तो तीन को देखिए, तीन किसके किसके पहाड़ा में आता है? एक के और तीन के, एक के और तीन के।
तो 1 से तो सभी कटेंगे। 3 3 ये खुद है, 3 खुद है, और किसी के पहाड़ा में 3 आता है नहीं। तो आप क्या कर देंगे, 3 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। 3 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। उसके बाद 4 को उठाइए, 4 को देखिए, 4 1 से तो लगेगा ही, 2 से लगेगा और 4 से लगेगा। 1 से लगा, खुद से भी लगा, लेकिन किसी और से भी मार खा गया। अपन मम्मी से भी पिटाया, अपने पापा से भी पिटाया, और कोई और धके भी खींच गया, तो सब जाके इसको भाग दे दिया, इसको भाज्य कर दिया, इसको विभाजित कर दिया। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। 4 क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। फिर 5 की बजाय तो ये भाज्य हो जाएगी, 6 फिर भाज्य हो जाएगी, 7 की बजाय बात की जाए तो ये भाज्य हो जाएगी, 8 की बात की जाए तो भाज्य हो जाएगी। फिर सोचोगे कि सर 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 9 रे 9 नहीं, 9 को चेक कीजिए, 9 को चेक कीजिएगा तो आप 1 3 और 9 के पहाड़ा में 9 आता है। 1 से लगा, 9 खुद से लगा, लेकिन 3 से भी लगा, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो हम आपको 1 से 100 तक के सारे भाज्य संख्या लिखवा देते हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, कम से कम 1 से 100 तक की। एक से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या। नोट कीजिएगा, पहले ही लिख लीजिएगा कि एक न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ये लिख चुके होंगे। चलिए चालू करते हैं। 2 से चालू होता है, 2 के बाद 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 1 से 100 तक की कितनी संख्याएं होती हैं अभाज्य, 25। कितनी संख्याएं होती हैं, 25 संख्या। ये संख्याएं आपको कुछ हद तक याद रहनी चाहिए, ये संख्याएं आपको कुछ हद तक याद रहनी चाहिए। इसका एक नंबर भी है, याद करने का शॉर्ट नंबर भी, इस अभाज्य संख्या को याद कर सकते हैं। कैसे आप ये याद कर सकते हैं कि 0 से, जैसे मान के चलिए आपको पता करना है कि 0 से लेकर 10 तक कितनी है। 0 से 10 तक देखिए तो 1 2 3 4 4 है, 4 हुआ। 0 से 10 तक कितनी है, 4। फिर बात कीजिए 10 से 20, 10 से 20 बात कीजिए, 1 2 3 4, यहाँ भी कितनी है, 4। फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। 20 से 30 तक देखा जाए तो 1 2 2 है। फिर 30 से 40 देखा जाए तो 1 2, यहाँ पर भी 2 है। 40 से 50 देखा जाए तो 1 2 3। फिर 50 से 60 देखा जाए तो 1 2। 60 से 70 देखा जाए तो 1 2। 70 से 80 देखा जाए तो 1 2 3। 80 से 90 देखा जाए तो 1 2। 90 से 100 देखा जाए तो 1 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 2 19 3 22 2 24 25। इसका एक नंबर बन गया। देखिए इस नंबर को आप सही से ध्यान से देखिए, ये नंबर क्या बन गया, ये नंबर बन गया आपको। अब मैं इधर लिख दे रहा हूँ नंबर, ये किसका नंबर है, अभाज्य संख्या किनके कितने बीच में आ रही है ये पता करने का नंबर। इसका नंबर देखिए तो 44 22 3 22 3 2 1। 10 अंकों का एक नंबर बन गया, 10 अंकों का एक नंबर बन गया। और दिख रहा है 10 अंकों का एक नंबर बन गया। 10 अंकों के इस नंबर में
आप ये बता सकते हैं, कोई पूछेगा, मान के चलिए आपसे पूछा कि 30 से 40 तक बताओ कि कितने संख्याएं अभाज्य हैं, 30 से 40 के बीच में कितनी संख्याएं अभाज्य है, आप कैसे बता सकते हैं? पहला वाला क्या होगा, 0 से 10, दूसरा वाला 10 से 20, तीसरा वाला 20 से 30 और चौथा वाला 30 से 40। 30 से 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 2। अब क्या बता दीजिएगा? 2। याद रहेगा आपको? याद नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते 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 आपको पता। इसके बाद ये पॉइंट, कुछ पॉइंट लिख लीजिए जो आपको इंपॉर्टेंट है, हम लिखवा देते हैं। जैसे बात किया जाए तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है? 2। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाला बात ये है, ध्यान देने वाली बात ये है कि इतना आप अभाज्य संख्या 1 से 100 तक में देखें, आपको कितनी संख्याएं सम संख्या दिखाई दी। सम संख्या क्या होती है हम बताते हैं अभी। तो यह याद रखिए कि 2 ही सिर्फ है जो एक सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है, सिर्फ 2। 2 नंबर एक ऐसा नंबर है जो सम संख्या होते हुए अभाज्य संख्या भी है, बाकी ऐसी कोई भी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। ठीक, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या है। यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या है, सम संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या। इतना बात आप लोगों को शायद पता चलोगा। इसके बाद अभी 2-3 टाइप और पढ़ने हैं, 2-3 टाइप और पढ़ने हैं जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हम लोग का बेसिक ही चल रहा है। अब डरिएगा नहीं कि सर इतना टाइप होता है, इतना पढ़ना है, इतना याद करना है, नहीं, सब आसान हो जाएगा। आप बार बार बस उस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स का एक ही रूल है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको मैथ्स आ जाएगा। पूरा रग रग में, नस नस में समाने का काम हम करेंगे। मेरा उद्देश्य उस कमजोर बच्चा को भी मैथ में तेज बनाने, जो मैथ के डर से भागा हुआ है, मैथ को संदूक। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं सम संख्या के बारे में। सम संख्या वैसी संख्या, इसका परिभाषा क्या है? वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो, जो 2 से विभाज्य हो, वैसी संख्या को क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। सम संख्या 2 से विभाज्य हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि क्या है? सम संख्या है। कौन सी संख्या है? सम संख्या है। सम संख्या का दूसरा भाई जिससे लड़ाई करते रहता है वो भाई है विषम संख्या। विषम संख्या, इसका परिभाषा यहीं से है। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो, विभाज्य नहीं हो, 2 से विभाज्य नहीं हो, वैसी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? सम संख्या, विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1, 3, 5, 7 इत्यादि क्या है? विषम संख्या है। अगर बात किया जाए तो 2 के बाद किया जाए तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है। और 1 की बात की जाए तो 1 सबसे छोटी विषम संख्या, 1 सबसे छोटी विषम संख्या है 1, और सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2। सम संख्या को पहचानने का एक ट्रिक है। सम संख्या का पहचानने का ट्रिक क्या है? जिस भी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या कैसी संख्या होंगी? सम संख्या होगी। कैसे? अगर हम कहें क्वेश्चन दे कि बताइए कुछ क्वेश्चन देते हैं
अगर हम पूछे कि बताइए कौन सी संख्या इनमें सम है और कौन सी संख्या विषम है, तो आप कैसे बताइए? अब भाग देने थोड़ी ना बैठिएगा आप 2 से, नहीं, यहाँ पर इसको इस रूल को अपनाना है कि भाई अंतिम अंक अगर 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वो कैसी संख्या होगी? सम संख्या होगी, बाकी जो भी है वो विषम संख्या होगी। तो इसका अंतिम अंक क्या है? अंतिम अंक 8 है, तो सम संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? सम। इसका अंतिम अंक क्या है? 9, तो विषम होगा, क्योंकि 9 तो इसमें आ ही नहीं रहा है, विषम होगा। इसमें देखा जाए तो 6 इसमें आ रहा है, विषम होगा। फिर बात की जाए 7, इसमें नहीं आ रहा है, 7 इसमें नहीं आ रहा है, तो कौन सी हो जाएगी? विषम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, और बाकी के क्लासेस हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। हम आज क्या पढ़े हैं तो हम आपको बता देते हैं। आज हम लोग संख्याओं की जानकारी प्राप्त किए हैं। संख्याओं की जानकारी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि अगर ये कंप्लीट नहीं है, आपको ये जानकारी नहीं है, तो आप इस चैप्टर में एंटर नहीं मार सकते हैं। आपको ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज हमने संख्याओं की जानकारी आपको पढ़ाई। बाकी कल की क्लास कल से, दूसरी क्लास कल से होगी। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।